आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं जानी मानी समाज सेविका एवं लेखिका सुधा मूर्ति। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ है ऐसी खास शख्सियत जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। गुण है लेखन का, खुद इंजीनियर हैं और बहुत सारे दान करती हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी दोस्तों खास बात यह है कि भारतीय परिधान साड़ी पहनती हैं, बालों में गजरा लगाती हैं और अपनी सहज सरल मुस्कान से हम सबका मन मोह लेती हैं। आप समझ गए होंगे, हालांकि उनकी ज़्यादा बात बताना, उनका नाम बताने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में हस्ताक्षर हैं और अभी हाल में ही उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उससे पहले 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और आप हैं सुधा मूर्ति जी। आपका स्वागत है हमारे पूरे विविध भारती परिवार की ओर से, श्रोताओं की ओर से स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। अब इतने ढेर सारे आपके व्यक्तित्व हैं तो बात कहाँ से शुरू की जाए? तो ऐसा करते हैं कि जन्म से शुरू करते हैं कि जहाँ से जन्म हुआ और कैसी थी बच्चे के रूप में ये सुधा मूर्ति बचपन से। मेरा जन्म 1950 में शिगांव ऐसा एक छोटा सा गांव में हुआ। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मेरे माताजी स्कूल टीचर थी और मेरे नाना जी भी स्कूल टीचर थे। मैं एक शिक्षक परिवार में जन्म लिया और मेरी एक बहन है, वो डॉक्टर है, एक बहन है वो साइंटिस्ट है अमेरिका में और एक भाई है वो भी साइंटिस्ट है अमेरिका में। धीरे धीरे जाहिर है कि इसी तरह से आपका भी क्रम बढ़ता रहा, आप भी विकास की तरफ आगे बढ़ती रही, शिक्षा। और उसके बाद किस तरह से आपने इन्फोसिस के बारे में सोचा, जबकि आप एक नौकरी में थी, ठीक ठाक, मतलब कहना चाहिए कि उसको छोड़ना, इतनी बड़ी चुनौती को अपने स्वीकार करना, बल्कि आमंत्रित करना, कैसे सोचा? इन्फोसिस से मेरे पति नारायण मूर्ति ने स्थापित किया उनके कोलीग के साथ। मैंने इन्फोसिस फाउंडेशन स्थापित किया बाद में 1996 में। मैं टाटा कंपनी में काम करती थी और नारायण मूर्ति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो उनका आइडिया था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना और वो बनाने के लिए उनके 6 दोस्त लोग और कोलीग्स आ गए और वो इन्फोसिस स्थापित हुआ 1981 में। उस समय उनके पास पैसा नहीं था और मैं अच्छे काम में करती थी, अच्छे काम में थी, इसीलिए वो मैं उनको 10,000 रुपया दिया शुरू करने के लिए। तो आपने खुद बताया जैसे कि टाटा कंपनी में आप काम करती थी, वो भी आसान नहीं था, उसकी भी बात बता दीजिए। वो शुरू होता है 1968 साल में। मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया हुबली में। हमारा कॉलेज का नाम था BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और उस समय मेरे क्लास में मैं अकेली लड़की थी और सब बॉयज़ 149 बॉयज़ थे और मैं अकेली हुई थी। उस जमाने में लड़कियां नहीं जाते थे इंजीनियरिंग को और मैं एक मध्यम वर्गीय शिक्षक वृत्ति से परिवार से आई कुटुंब की एक लड़की थी और हमारा कम्युनिटी में, ब्राह्मण कम्युनिटी में लड़कियां ऐसा इंजीनियरिंग कोई नहीं करते थे। शिक्षा में भी उतने आगे तक नहीं जाते थे और शिक्षा करते थे लेकिन BA विद करने और शादी करना और इतनी दूर तक नहीं जाती थी। नहीं, हुबली में ही कॉलेज था और मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करती हूँ। लोगों को लगा कि मुझे कुछ बीमार ये आ गई है, कैसे बोलती है, इंजीनियरिंग करना चाहिए क्या, वो मर्दों का काम है, महिलाओं का नहीं है। और पिताजी को बहुत लोग सलाह दिया ऐसा नहीं करना, लड़की का बात नहीं सुनना, वो तो टीनेज में है, कुछ ही भी बोलेगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपको 3 लड़कियां हैं, एक लड़की ऐसा किया तो उसका शादी कैसा होगा, इसका शादी नहीं हो तो उनके बहन का शादी कैसा होगा, ऐसा कुछ सब लोगों को मेरे पिताजी को बोलते थे। लेकिन मेरे पिताजी बोल दिया कि नहीं, वो कुछ अलग करती है, वो सच है, लेकिन वो क्या बोल रही है, वो ज्ञान के प्राप्ति के लिए वो इंजीनियरिंग जाती है और मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। यहाँ पर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? मुझे राजी का एक गाना बहुत पसंद है, उंगली पकड़ के तूने
चलना सिखा दिया। वो हार्ट टचिंग है, वो सीन भी सुंदर है। आलिया भट्ट का जी ऊपर है वो गाना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। तो आपने कैसे सोचा इंजीनियरिंग करने का? मुझे कभी भी अप्लाइड साइंस बहुत अच्छा लगता था। प्योर साइंस मेरे भाई करता था, मुझे अप्लाइड साइंस, और इंजीनियरिंग इज नथिंग बट अप्लाइड साइंस। इसीलिए मुझे इंजीनियरिंग बहुत अच्छा लगा। इतने ढेर सारे लड़कों में कोई दिक्कत कभी आई? हर रोज दिक्कत होता था, जैसे? क्योंकि कॉलेज को लगा कि लड़कियां इधर नहीं ठहरेंगे, 1-2 महीने में छोड़ देंगे, ये बहुत मुश्किल कोर्स होता है, इधर सिर्फ बॉयज ही, मर्द लोगों का ही एक कोर्स है, रह सकते हैं, रह सकते हैं। इसीलिए उधर टॉयलेट नहीं था, और टॉयलेट बांध भी नहीं लिया। उनको लगा तो 2-3 महीने जाती है, किसके लिए करेंगे। हाँ। और लड़कों को लगा कि ये नया गर्ल कितने दिन ठहरेंगी, वो भी एरो पेपर सब डालते थे मुझे ऊपर पीछे अच्छा, से। मतलब वो कागज के जहाज बना के? जहाज करते ऐसा? हाँ करते थे। वो भी 18-19 साल के थे ना उस समय। हाँ। और उस समय जमाने में लड़कियां नहीं सीखते थे इतना। बिल्कुल। उस जमाने के सिनेमा में ऐसे गाने आते थे, मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, और इस पार साजन उस पार साजन जी। वो ऐसा गाना का माहौल था। तो वो लड़के गाते थे? गाते थे, मुझे तंग करते थे, कह रहे लड़कियां कैसे आते हैं इंजीनियरिंग को। जी। मुझे भी डर लगता था, लेकिन हमने सोचा नहीं हम करेंगे। कोई ना मुझे बात नहीं करते थे, मैं अकेली थी जी। लेकिन पहला सेमेस्टर में मुझे प्रथम रैंक मिला। मेरा प्रथम रैंक मिलने के बाद मुझे मालूम हो गया ये ऐसा नहीं है, किसका वो ज्ञान चाहिए वो हिम्मत से काम किया तो उनका मिलता है। ये मर्दों का काम है, स्त्रियों का काम ऐसा नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, स्त्रियों का काम मर्दों को नहीं करने के लिए होता है। स्त्री माँ बन सकती है, पुरुष नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने लगाव करके बीई किया, फर्स्ट रैंक मुझे मिली। बाद में मैं एमई किया, और एमटेक करने के बाद मैं अमेरिका जाने का मेरा इरादा था। उस समय मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई फॉर टाटा कंपनी। मुझे लगा ये बराबर नहीं है, इसीलिए उनको एक चिट्ठी भेजा, और बाद में मुझे इंटरव्यू करके मैं टेल्को में प्रथम महिला इंजीनियर ऐसे मैंने ज्वाइन किया। आपकी नौकरी शुरू हुई। तो मतलब चुनौती आप शुरू से स्वीकार करती हैं, आमंत्रित करती हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खोल देती हैं, कहना चाहिए, है ना? एक आनंद की बात है, मैं 50 साल के बाद मैं टेल्को गई थी, अभी टाटा मोटर्स बोलते हैं, और उधर असेंबली लाइन में 300 लड़कियां थे। मुझे इतना अश्रु भर के आ गया, आनंद के अश्रु थे, और मेरे पिताजी का याद भी मुझे आ गया।
कि ऐसे एक माहौल भी आ गया 50 साल में कि मैं एक दरवाजा ओपन किया, मुझे मालूम नहीं था, मैं शुरू किया उसमें मुझे मालूम नहीं था कि मैं ऐसा करती हूँ, इससे बहुत लोगों को बाकी लोगों को भी लाभ मिलेगा, मुझे मालूम नहीं था। मुझे बहुत मन को अच्छा लगा कि मेरे जीवन में मैं ये देख सकती हूँ। क्या बात है, वाकई एक ये सफलता थी। सिर्फ आपका वहां पर नौकरी कर लेना एक सफलता नहीं थी, बल्कि ये आपने जो इतनी लड़कियों को देखा वो सफलता थी आपके लिए। बहुत आनंद होता है मुझे। क्या बात है। तो ये तो हो गई बात। और फिर मूर्ति जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? मूर्ति जी पुणे में थे, हम भी पुणे में थे, हमारा एक कॉमन मित्र था, वो हर रोज एक नया बुक पढ़ने के लिए लाता था। और बुक में ऐसा हो एक लिखा था कि नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर, नारायण मूर्ति पेरिस। मुझे लगा नारायण मूर्ति मैंने इंटरनेशनल बस कंडक्टर है क्या, और वो बताया नहीं नहीं मेरा दोस्त है, और वो पेरिस से पुणे तक हिचहाइकिंग करके आए हैं। क्या करके? हिचहाइकिंग माने, अच्छा, हिचहाइकिंग। हिच माने ट्रक, कार, ट्रेन चल के, ऐसा किसी से भी लिफ्ट लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन उस जमाना अच्छा था, लोग लिफ्ट देते थे जी। और अभी मैं डरती हूँ कैसा करने के लिए। तो कहाँ से कहाँ तक आए थे? पेरिस से पुणे। अच्छा। और एक एक जगह में एक एक पुस्तक वो खरीदते थे, उसके ऊपर किधर वो खरीदा है वो नाम लिखते थे। अच्छा। इसलिए नारायण मूर्ति पेरिस, इस्तांबुल, पेशावर, वो पाकिस्तान के मार्ग से आए थे 1973 में। 1973 में, ओहो। फिर ऐसा मेरा उनका परिचय हुआ। तो आप इस बात से प्रभावित हुई या आपको बहुत अजीब मुझे अच्छा लगा कि ऐसा एक आदमी है हिचहाइकिंग करता है यंग एज में, काम छोड़ के, ओके, और सब जगह में एक एक पुस्तक खरीदता है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है जी, इसलिए मुझे लगा ये आदमी भी बहुत पढ़ता है, शायद हम उनको मिलेंगे। ऐसा हमने मिला। और नारायण मूर्ति का और मेरा कॉमन फैक्टर है पुस्तक खरीदना और पढ़ना। फिर जब पहली मुलाकात हुई तब आपने कौन सा गाना सोचा? आप तो बहुत फिल्में देखती हैं। कुछ नहीं। मेरा ऐसा नहीं था कि एक आदमी को मिलने के बाद प्रेम में पड़ना, ऐसा नहीं था मुझे। एक मित्र के भांति हमने उनको मिला जी। फिर बाद में हम बहुत सिनेमा देखे, लेकिन अब शादी के बाद नारायण मूर्ति उस सिनेमा क्यों नहीं आते हैं, वो बोलते हैं शादी के पहले ही सब देख लिया है, अभी कुछ नहीं देखना। अच्छा। मैं ज्यादा सिनेमा देखती हूँ उनसे ज्यादा। आप उनसे ज्यादा सिनेमा देखती हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, दोस्तों को हम बता दें कि आप पति पत्नी दोनों को 4 पद्म सम्मान मिल चुका है। भगवान की दुआ। ये आप बताएं खुद तो अच्छा लगेगा। यार 2000 में नारायण मूर्ति को पद्मश्री मिला, 2006 में मुझे पद्मश्री मिला, और नारायण मूर्ति को 2008 में पद्म विभूषण मिला। मुझे 2023 को पद्म भूषण मिला। दोनों मिलकर 2 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण और पद्म विभूषण है। बहुत बहुत बधाई आपको, पूरे श्रोताओं की ओर से, पूरे परिवार की। तो भाई ये तो बहुत गौरव की बात है। मतलब बच्चों को कैसा लगा जब ये सम्मान मिला? तो ये चारों सम्मान में हमारे बच्चे 3 सम्मान को नहीं आए। अच्छा। दोनों बच्चे उस समय अमेरिका में पढ़ते थे, वो नहीं आए जी। लेकिन 2023 में कभी मिला, उसमें दोनों बच्चे आए। अच्छा। ओके। बहुत गर्व होता है उनको। और वो बोलते हैं अम्मा एंड अप्पा आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। हमें बहुत मन लगा के काम करते हैं और प्रेम से काम करते हैं, और मुझे अवार्ड के लिए नहीं करते, हमको खुद को आनंद मिलता है वो काम में। आजकल कितनी फिल्में देख पाती हैं? आजकल कम कर रही हूँ, नहीं तो ज्यादा देखती थी। अच्छा। एक है मुझे बहुत प्रवास है, इसीलिए कम होता है। जी। और फिल्म भी कम है, OTT में आता है। ओके, नाटू नाटू है ना, वो मुझे पसंद है। नाटू नाटू, नाटू नाटू बहुत अच्छा है। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यारा नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। देखो धंधना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे, देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो, एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो, पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो।
हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 आगुवारा राग छेड़ा नाचो, नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो। आप पति पत्नी दोनों को 4 पद्म सम्मान मिल चुका है। वो जो सम्मान की बात है उससे जुड़ा एक वाकया आप बताएं तो अच्छा लगेगा। 2023 में आपकी बेटी जब आई यहाँ तो राष्ट्रपति भवन में 2023 मेरी डॉटर इंग्लैंड से आ गई और हमारे साथ वो पीछे बैठी थी जी। मेरे हस्बैंड के साथ, उसकी मौसी के साथ वो पीछे थी, लेकिन प्रोटोकॉल ऑफिसर ने बताया ऐसा नहीं, वो बैठ सकती है, प्रोटोकॉल है, उसका हस्बैंड मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। श्रोताओं हम आपको बता दें सुधा जी इतनी सरल सहज हैं कि वो इतना खुल के बता नहीं रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके दामाद जी, आपकी बिटिया के पति यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, और इस वजह से उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे ले जाया गया। और जो होता है देश की नीति होती है, एक राजनयिक जब कहीं से आता है तो इस तरह से उनको सुरक्षा आदि दी जाती है। लेकिन आपकी बिटिया तो सिर्फ अपनी माँ के लिए आई थी, जैसा आप समर्पित हैं वैसे ही। तो ये संस्कार जो आपने दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं बच्चों में? बच्चों को कोई हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, माता पिता ही हीरो हीरोइन होते हैं। इसीलिए मैं बच्चों को क्या बोलती हूँ, पढ़ाती हूँ, क्या सिखाती हूँ, मैं वो पहले करके दिखाती हूँ। मैं बच्चों को बोलती थी टीवी ज़्यादा नहीं देखना, पढ़ाई ज़्यादा करना, इसलिए मैंने टीवी बंद किया। हम भी नहीं देखते, वो भी नहीं देखना। अच्छा। और बच्चों को बोलती थी मैं तुम ज़्यादा कपड़े नहीं लेना, लड़की को बोलती हूँ एक लिया तो एक दान करना। अच्छा। हाँ, आपको 6-7 कपड़े रखेंगे, एक नया लिया तो एक दान करना। और मैं भी नहीं लेती थी। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, हम ऐसे ही रहना चाहिए, उनको हम मॉडल होते हैं। हाँ, खुद उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मैं बच्चों को बोलती थी आप हर रोज आधा घंटा से 1 घंटा आप पढ़ाई के अलावा बुक पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के बुक नहीं, अलग, ओके, वो इतिहास हो, कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी, लेकिन पढ़ना चाहिए, पाठ्यक्रम से अलग होना चाहिए। इसीलिए वो पढ़ने का आदत पड़ता है, रीडिंग हैबिट आता है। उस समय मैं भी उनके साथ बैठ के पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि आप पढ़िए मैं और एक काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ, और आप पढ़िए मैं व्हाट्सएप करती हूँ, आप पढ़िए मैं टेलीफोन के बात करती हूँ, ऐसा नहीं। रीडिंग टाइम मैंने सब रीडिंग टाइम। और हमारे घर में उस समय कोई नहीं था, मेरी अम्मा ने खाना पकाती थी और हमारा प्लेट हम खुद क्लीन करते थे। अच्छा। हाँ, until my mother became very old, then we had cook. So my mother used to cook and everybody should clean their own plate. ऐसा करते थे। नारायण मूर्ति बहुत साल टॉयलेट क्लीन करते थे, इसीलिए उसको कारपोरेट गांधी बोलते हैं। नारायण मूर्ति भी सब काम उनके खुद करते हैं। अभी उम्र हो गया है, अभी हमको मदद चाहिए। हाँ, तो बहुत सालों से हम ऐसे ही थे। तो हमारे घर में कोई नौकर नहीं था, हम बहुत सालों से ऐसे ही करते सारा काम स्वयं करना। और अभी मेरा प्रवास ज्यादा हुआ है और घर में मदद अभी अम्मा नहीं है, कुकिंग के लिए कोई चाहिए, देखने के लिए कोई चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि खुद के सारे काम करने के बाद भी इतना कोई कुछ कर सकता है, ये प्रत्यक्ष हमारे सामने है। सुधा जी, पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, और आपने उस समय सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो है उसको बनाने में आपकी पूरी सहायता थी। बच्चों के लिए भी आप बहुत लिखती हैं और उसके बाद आपने लेखन का काम शुरू कर दिया। और मराठी भाषी हैं आप, कन्नड़ में लिखती हैं। आदमी कहता है सपने जिसमें देखो उसमें लिखो, कैसे? मैं मराठी भाषी नहीं हूँ जी, मैं कन्नड़ भाषी हूँ। अच्छा। मुझे मराठी आता है जी, क्योंकि मैं पुणे में थी। मेरे पिताजी मेरे बचपन में महाराष्ट्र में कोल्हापुर में डॉक्टर थे जी, इसीलिए मैंने मराठी पिकअप किया और मुझे अच्छा लगता है। मराठी बोलती हूँ मैं, अच्छी से बोलती हूँ, लेकिन मैं लिखना मैं कन्नड़ में करती हूँ और इंग्लिश में करती हूँ, दोनों भाषा में मैं खुद मैं ही करती हूँ। अब तक कितनी किताबें लिख चुकी हैं? 42 और 43। मैं 40 साल से लिखती हूँ, अभी नहीं, बहुत सालों से लिखती हूँ। अब 2001 तक मैं सब कन्नड़ में ही लिखती थी। 2001 ऑनवर्ड्स में ही इंग्लिश में शुरू की। मेरे 51 के उम्र में मैं शुरू किया इंग्लिश में लिखने के। तो भाई एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब 51 साल की अगर आपकी उम्र हो तो आप लिखना शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश में शुरू किया, मतलब जिस भी भाषा में जिसको लिखना हो, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि वो लिख सकते हैं। ये ना सोचे कि अब इस उम्र में हम क्या शुरू करें। ये मन के उम्र होता है जी, ओके। मन की उम्र मैं सदा बाहर रखती हूँ, सदा यंग रखती हूँ। और कभी किसी के मन में ज्यादा पढ़ने का इच्छा है, नया पढ़ने का इच्छा है, वो कभी भी यंग होते हैं। फिजिकल उम्र अलग है और मेंटल उम्र अलग होती है।
और किस तरीके के गीत आपको पसंद है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ट्यून वाइज आई लाइक सम ऑफ देम। वो पुराना नहीं है लेकिन ट्यून वाइज मुझे अच्छा लगा है, अखियों से गोली मारो। क्या बात है, वाह वाह वाह। रवीना टंडन और गोविंदा का अखियों से गोली मारो। तो भाई ये वाला गाना तो लगेगा उम्र जो है वो मन से होती है, तो शरीर वाला अलग है और ये मन वाला अलग है, तो ये मन वाला है आपका। क्या बात है, तो सुनते हैं ये अखियों से गोली मारो। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे। कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। कुछ पल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे। लिखने के लिए विषय क्या सोचती हैं आप, कैसे सोचती हैं? बच्चों को अलग, कादम्बरी और नॉवेल्स अलग। हाँ, तो यही तो बड़ा मुश्किल है, आप हर उम्र के लिए लोगों के लिए लिख लेती हैं, तो मतलब कैसे सोचती हैं आप? एक है मेरा अनुभव जी, मैं गरीबों के साथ काम करती हूँ, पॉलिटिशियन के साथ काम करती हूँ, फिल्म एक्टर्स के साथ काम करती हूँ, विदेश में काम करती हूँ, सब परिचय है, इसीलिए मेरा कैनवास बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे बहुत अनुभव होता है। और अनुभव ऐसा होता है कि वो अनुभव एक कहानी से बेहतरीन होता है, इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस ही मैं लिखती हूँ, और वो सच है, इसीलिए लोगों को बहुत पसंद आता है, दिल तक पहुँचता है। क्या बात है। अच्छा, जब बच्चों के कपड़े की बात हो रही थी, तो आपके कपड़े की भी एक कहानी है कि आपने कहाँ दान कर दिया? हम साउथ इंडियन है, हमारे साउथ इंडिया में काशी को जाने का एक बहु महत्व का एक हिस्सा है। अभी 50 साल 60 साल पहले मेरे नानी और नाना के मन में था वो काशी जाके आना, और वो नहीं जा पाए क्योंकि एक तो वो बुढ़े हो गए थे, और उस समय इतना सुविधा नहीं था। अब कितना सुविधा है काशी जाने के लिए। उस समय ट्रेन पकड़ के जाना, और बाहर नहीं खाते थे, और दोनों बुढ़े हो गए थे। वो कभी भी बोलते थे काशी इतना सुंदर है, हमने पढ़ा है। उनके मन में वो ये चित्र इतना था कि काशी जाके गंगा में एक बार डूब गया तो सब अच्छा होता है, वो नहीं कर पाए। और इसीलिए मैं 1993-94 लगता है मुझे, मैं काशी गई उनके नाम पे, और गंगा में स्नान किया। और हमारा एक रिवाज है साउथ में, आप एक बार बनारस गए तो, काशी गए तो, आने के वक्त एक आइटम आपको बहुत प्यारा है, वो खाने में रहने दो, पहनने का कुछ शौकीन है वो आपका, वो छोड़ के आना चाहिए। अच्छा। किसी लोग, कितने लोगों को जलेबी पसंद है, वो काशी में जाके गंगा जी को अर्पण करना, जलेबी बाद में जलेबी नहीं खाते हैं। अच्छा। और किसी लोगों को करेला अच्छा लगता है, वो छोड़ते हैं। इसलिए कुछ आपको क्या अच्छा लगता है वो छोड़ना, ऐसा था। और मालूम था मुझे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं इरादा किया था। मैं गंगा जी के इसमें गाय घाट में उतर के गंगा का तर्पण दिया, उनके नाम पे तर्पण दिया। और उस समय मुझे एकदम अचानक मुझे याद आ गया कुछ छोड़ना चाहिए भी, और गंगा ही उसका साक्षी होती है जी। अच्छा। गंगा, मैं काशी पुण्य क्षेत्र में
अभी खड़ी हूँ, तू ही साक्षी है, तुझे सामने मैं ये छोड़ती हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। अभी ये तो निरंतर है, गंगा निरंतर है, और इसमें झूठ नहीं बोलना। मुझे संकल्प लिया, वो संकल्प, और मैं अचानक से बोल दिया। स्त्री को क्या बहुत पसंद है, शॉपिंग पसंद होता है ना, इसीलिए मैं शॉपिंग छोड़ देती हूँ आज से। ऐसा पानी 3 बार लेके ऐसा छोड़ दिया। बाद मुझे डर लगा, अरे कैसा करेंगे, अरे और मैं बहुत अच्छी साड़ी चूज करती थी सबके लिए जी। अरे मुझे लगा ऐसा हो सकता है कि कभी साड़ी शॉपिंग कहीं नहीं कर सकती है क्या मैं। मुझे लगा अरे सब रूल में एक बायलॉ होता है, एक कम कनेक्शन करके वो बाहर आना होता है, प्रायश्चित ऐसा होता है ना, इसलिए कुछ करेंगे ऐसा। 1-3 महीने ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या होता है। वो 3 महीने के बाद मुझे मालूम हो गया, नहीं हम बिना शॉपिंग भी जी सकते हैं। हमारे मन में है इतना साड़ियाँ हमको नहीं चाहिए, क्या साड़ियाँ हम वही प्रॉपरली रख के पहन लिया तो हमारा लाइफ गुजर जाएगा। ये मन की आशा होता है कि बहुत साड़ियाँ लेना, बहुत गहना लेना, बहुत ये लेना वो लेना, ये मन की आशा होता है। ये सच्ची जरूरत नहीं है। मैं खर्च करती हूँ, अभी भी ट्रैवल करती हूँ, दवा के ऊपर करती हूँ, बुक्स के ऊपर करती हूँ, लेकिन गहने के ऊपर और साड़ियों के ऊपर नहीं करती। नहीं 25 साल हो गया। मुझे लगता है बहुत आज़ाद हूँ मैं, पंछी तरह। किधर भी गए तो कुछ देखना ही नहीं, काशी जाइए, बनारस जाइए, दिल्ली जाइए, मथुरा जाइए, हमारा काम करते, मार्केट को नहीं जाते ही नहीं। बहुत बढ़िया आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ पर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? बाहुबली में एक गाना है, वो शिव स्तोत्र है। आप अभी भी पूजा करती हैं? मैं अभी भी करती हूँ। कितनी देर तक? 5 मिनट। 5 मिनट करती हैं। तो सुन लेते हैं इस समय शिव स्तोत्र। शिव स्तोत्र करना, वो बाहुबली का जी। बाहुबली का अच्छा है। एक्चुअली मैं कीरवाणी को ही बोलती थी, एनी संस्कृत श्लोक यू वांट टू पॉपुलराइज, द बेस्ट वे इज पुट देम इन द फिल्म। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूके। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं विभक्तु कूटवर्तये। आजकल जैसे कि हो रहा है, अभी आपने जैसे बताया, आपने छोड़ दिया, इच्छाओं की बात आती है, तो क्या कारण है? तलाक बहुत बढ़ रहा है, रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कैसे कम किया जा सकता है? वजह क्या है इसकी, क्या लगता है? 2-3 है। एक है पुराने जमाने में पति और पत्नी में के रिश्ता अच्छा नहीं तो भी चुपके रिश्ता निभाते थे, क्योंकि पत्नी को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था जी। उसके मन के विरुद्ध भी हुआ तो भी वो सहन करती थी, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं था, सिर्फ घर में रहती थी। आजकल लड़कियों का वो नहीं है, लड़कियों का अधिकार है, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए उनका एक एग्जिस्टेंस है, एक कारण। दूसरा एक कारण है कि सहन शक्ति कम हुआ है, सबका सहन शक्ति बहुत छोटा है कि माय वे और हाईवे ऐसा होता है। वो मिलजुल के रहना और
जरा संयम रखना वो बहुत कम हुआ है, इसलिए दूसरा कारण है। तीसरा कारण है पुरुष भी एक्सपेक्टेशन स्त्रियों से ज़्यादा नहीं करना। बाहर जाके वो मर्द जैसे काम कर रहेंगे, घर आके अम्मा जैसे सब कुक करना, बच्चों को निभाना, हस्बैंड क्या बोलता है उसको बिना जवाब दिए, बिना जवाब दिए, वो नहीं हो सकता है। अभी वो भी सीखना चाहिए कि महिलाओं का अलग वे ऑफ थिंकिंग है, उनको एजुकेशन है, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम है, और लड़कियां सोचना चाहिए कि यस हमको ये सब है, लेकिन संसार और ये मैरिज ऐसा है, ये 2 चक्र का एक व्हीकल है, दोनों चक्र चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं क्या बोलती हूँ वही सच है, ऐसा नहीं। और संसार में संयम चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, एडजस्टमेंट के बिना कुछ नहीं होता है, वो भी सीखना चाहिए। आपने तो मतलब कहना चाहिए ना कि करियर, कुटुंब, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक गृहिणी के रूप में भी, और एक अच्छी करियर वुमन भी, कैसे सब एक संग निभाया आपने? मुझे सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी और माताजी वो हुबली में थे, मेरे लिए वो बेंगलुरु आ गए, वो नीचे रहते थे, मैं ऊपर रहती थी। मेरी दीदी डॉक्टर है, वो मेरे बच्चों को संभाली। मेरे सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हुआ तो एक स्त्री महिला ये कर सकती है, क्योंकि वो जो बच्चों को देखना एक फुल टाइम जॉब होता है, करियर एक फुल टाइम जॉब होता है। और मैं बच्चे छोटे थे ना, उसमें पार्ट टाइम काम करती थी। अच्छा, ओके, 3 आवर्स टीचिंग, 5 आवर टीचिंग, बाद में मैं फुल टाइम किया। सो एक है हम महिला जरा अंडरस्टैंडिंग करना कि बच्चे आते हैं उस समय करियर उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमको 100% सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, वो माँ हो या सास हो और कोई हो, वो चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। मुझे मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे पिताजी थे, इसीलिए मैं कर सकी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ भी कहीं ना कहीं ईगो जो है वो टकराता है जब पति पत्नी दोनों आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। तो उसका क्या, कैसे समझना चाहिए उसको? पति पत्नी अंडरस्टैंडिंग चाहिए जी। दोनों मिलके पैसे में कमाते हैं, ये हमारा दोनों मिलकर एक कुटुंब होता है, ऐसा सीखना चाहिए। मेरा पैसा ये तेरा पैसा, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ समझौता बहुत अच्छा होना चाहिए, और समझौता में गिव टेक होना चाहिए। एक बार उनका सुनना, एक बार इनका सुनना, और एक ट्रायल एंड एरर करके एक मॉडल बनाना चाहिए। एक दिन में नहीं होता है, इसीलिए संयम चाहिए, और इसीलिए हमको समय चाहिए। मैं बोलती हूँ हस्बैंड कभी गुस्से में आते हैं, आप मत बोलना, आप चुपचाप रहेंगे। और बॉयज को बोलती हूँ वाइफ कभी गुस्से में आते हैं, आप नहीं बोलना, आप चुपचाप रहने। दोनों गुस्से में आ गया तो अपशब्द आ जाता है, और वही डाइवोर्स को लीड करता है। इसलिए मैं बोलती हूँ एक आदमी गुस्से में है तो और एक शांत होना चाहिए। दोनों शांत होना वो भगवान की दुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो 1001 ऐसा मैं बोलती हूँ। अच्छा, 1 मीन्स गुस्सा, 0 इज शांत, 0 इज शांत, अदर गुस्सा, 0 इज आइडियल जी। अच्छा, 1 इज डेंजरस। क्या बात है। तो भाई ये फार्मूला जो है वो बहुत अच्छा, 1001, इसको तो अपनाना पड़ेगा। पुराने में कोई गीत सुनना चाहेंगे आप? बहुत सारे हैं। तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। प्रदीप कुमार ऐसा कौन है? मीना कुमारी है, वो सीन भी मुझे याद है। बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार, क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। छुप छुप के करता है इशारे चंदा सा सवार, क्या आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार, तेरे बिन साजन लागे न जिया मिलते मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे, झुके झुके नैन
पार। दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल। इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल। एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे, ना करना इनकार। क्या? आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। अब जब बात आती है कि अक्सर ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि सौंदर्य के प्रति लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, संवेदनशील हो गए हैं, और महिलाओं को वैसे कहा जाता है, लेकिन अब पुरुष भी बहुत ज़्यादा पार्लर जाने लगे हैं। शायद हमसे ज़्यादा जाते हैं। हाँ। तो कहते हैं कि सुधा जी की आत्मविश्वास आता है अगर आप सुंदर दिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मतलब तो बहुत सामान्य सी चीज़ हो गई है, सुंदरता के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? ये मेरा निजी ओपिनियन है, शायद जनरल नहीं है। सच्ची सौंदर्य आपका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास कैसा मिलता है? आपका काम का ज्ञान। आप कभी अच्छा काम करते हैं, आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान गिव्स यू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस गिव्स यू ब्यूटी। ऐसा नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस है और आप अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं तो अच्छा नहीं होता है। हर रोज स्नान करना, हाइजीन रखना, बाल काटना, क्लीन रहना, वो प्रेजेंटेबल रहना, कपड़े इस्त्री करके पहनना, ये सब बहुत अच्छा भाग है। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सौंदर्य से काम नहीं होता है। सौंदर्य से काम होता है तो पढ़ने का क्या है, उसमें पात्र है। पढ़ने का हार्ड वर्किंग और गुड वैल्यू सिस्टम गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और लगातार काम करना, एक कॉन्फिडेंस आता है। कितने ही पैसे आप पार्लर पे दिया तो वो मार्केट में खरीद नहीं सकते। यू शुड बी प्रेजेंटेबल, बट यू शुड ऑल्सो बी हार्ड वर्किंग एंड यू शुड नो योर जॉब। आपके चेहरे पर अलग तरह की कांति है, ठीक है, और मस्तिष्क भी बहुत कुशाग्र है। तो हम ये बड़ी रहस्य वाली बात जानना चाह रहे हैं कि क्या खाती हैं, क्या खास बात है? कुछ तो दीजिए ना आप, मूल मंत्र हम लोगों को भी। पॉजिटिव थिंकिंग बोलती हूँ जी। धनात्मक ना, करेक्ट वर्ड, धनात्मक सोचना, सकारात्मक धनात्मक सोचना जी। अभी ग्लास में पानी है, आधा नहीं है, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। डिफिकल्टीज आते हैं जीवन में, ऐसा नहीं कि कठिनाई किसी को नहीं आता है, सबको आते हैं। राम को आया, कृष्ण को आया, भगवान बुद्ध को आया, जीसस क्राइस्ट को आया, सबको डिफिकल्टीज आते हैं। लेकिन डिफिकल्टी सॉल्व करने का हम सोचना चाहिए और लेट गो भी सीखना चाहिए। कभी भी ऐसा होता है हमारे हाथ से नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट करो, वो हमारे हाथ से नहीं हो जाता है, छोड़ दीजिए। क्या हो सकता है वो काम अच्छा कीजिए। लेकिन क्या काम करते हैं ना, वो बहुत अच्छा तरीके से करना। जब करे तो पूरी तरह से और मन लगा के करना। और मेरी बेटी ने उस दिन बताया कि मेरे माँ कभी भी अवार्ड के लिए काम नहीं करते है, बोल दिया। वो मैं करती हूँ कि मैं मन लगा के मेरा काम करती हूँ। अवार्ड मिला न मिला, मिले न मिले, मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता है। कभी तो निराशा हाथ लगी होगी आपको भी? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती ही नहीं मिला तो नहीं मिला रे, मेरे लक्ष्य क्या है वो सोचती हूँ। वो लक्ष्य के ऊपर मैं मन डाल के वही डायरेक्शन में मैं जाती हूँ। कर्मण्येवाधिकार से वो जरा टाइम चाहिए उसको, लेकिन वो बहुत आनंद देता है कि मैं काम करती हूँ, लेकिन क्या मिलता है मिलने दो। मैं वो प्रोसेस में एंजॉय करती हूँ। अभी इन्फोसिस इतना बड़ा कंपनी हुआ वो अलग है, लेकिन बिल्डिंग इन्फोसिस इटसेल्फ वाज अ ग्रेट हैप्पीनेस जी। हाँ, वो मेरे काम में मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं लोगों को मदद करती हूँ। लोग मुझे पहचानो न पहचानो, मुझे ये नहीं है। लेकिन वो करने का ही मेरा वो जर्नी है ना, मैं एंजॉय करती हूँ। समाज सेवा आप कैसे कर लेती हैं? ऐसे ही करती हूँ, जरा टाइम लगता है। बहुत लोगों को हम मदद करते हैं, उसमें कुछ लोगों, चंद लोगों हमको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं जी, लेकिन वो चलता है। उनका संस्कार बोलती हूँ, मन को नहीं लगाती हूँ। लेकिन जरा टाइम लगा ऐसा सोचने के लिए, मुझे जरा टाइम चाहिए, समय लगा कि हाँ चलो कोई छोड़ देते हैं, छोड़ देना, कोई बात अच्छा क्या है वो करना। और उम्र इतना भी होता है कि अरे क्या कर सकते हैं वो कर सकना, आनंद से रहना।
मन में आनंद से अभी कभी रहते हैं ना, उस समय आपका मुख में तेज आता है। क्या बात है। यहाँ पर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? अनुपमा के एक गाना। कौन सा वाला? आई नो द, मुझे दृश्य मालूम है, बोल नहीं आ रही है। शी गोज अकेले एंड पिक्स अप दी फॉर लीव्स। बहुत सुंदर है अनुपमा का। शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र के है वो। कुछ दिल में सुना कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। और वो ब्लैक एंड वाइट मूवी, शर्मिला टैगोर वो पत्ता जोड़ के चुनती है बाग में, वो सॉन्ग। कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। समाज सेवा जैसी चीज हम सब सोचते हैं करने के लिए, मतलब फिजिकली कि चलो यहाँ चल के किसी बच्चे को पढ़ा लेते हैं, लेकिन नहीं समय मिल पाता है। इसके लिए कुछ सुझाव आपसे चाहिए। सब लोगों 100% डेडिकेट समाज सेवा को कर नहीं सकते हैं। मेरा पेशा ही वो है अभी, लेकिन मैं गृहिणी हुआ तो, और मैं हाउसवाइफ, और मैं एक माँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है नौकरी करना, घर आना और बच्चों को पढ़ाना, फैमिली का करते हुए होता है, बनाना, खाना बनाना है। जी, इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, सबको इतना नहीं होता है, लेकिन करने का एक इरादा है तो कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में एक बाई आके काम करती है, उसके बच्चों को पढ़ाने के जरा पैसे देना, हाँ, उसको ट्यूशन डालने के लिए उसका कितना पैसा होता है? एक महीने में 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए आप दे सकते हैं, वो मैं बोलती हूँ। और काम वाली बाई को एक संडे ऑफ दे सकते हैं। छोटे छोटे काम। मेरी अम्मा बोलती थी, अभी हम बूढ़े हो गए हैं, मुझे समाज सेवा करने के लिए टाइम भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, लेकिन वो बोलती मैं घर में खाना पकाती हूँ, क्योंकि आप उतना टाइम सेव कर सके, आप बाहर जाके काम कीजिए। मैं सपोर्ट करती हूँ। सपोर्टिंग इटसेल्फ इज अ समाज सेवा। ओके, वो भी नहीं हो सकता है। अभी आपके घर में कोई आते हैं, आपके रिश्तेदार, मित्र, फ्रेंड, मित्र, मैत्रिणी, कौन तरी, मैं मराठी मिक्स करके नहीं, बोलिए, अच्छा लग रहा है। वो आते हैं और उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपके फ्रेंड रोती है, उस समय उसके कंधे पे हाथ रख के आप बोल सकते हैं, अरे डोंट वरी,
दिस टू शैल पास, डोंट वरी। मुझे भी ऐसा हुआ था, कितने लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं मैडम जी मेरा लड़का मुझे नहीं सुनता है, अभी टीनेज में है, कुछ मैं बोलने से वापस उत्तर देता है, कुछ नहीं सुनता है, टीवी देखता है, मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम लाड़ प्यार से हुआ बोलते हैं, और मैं बोलती हूँ उनके लाड़ प्यार से हुआ है, हम दोनों झगड़ते हैं, क्या करूँ। मैं बोलती हूँ वो दोनों का इसमें कुछ भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। सच बोलती हूँ, इसमें क्या है, वो हार्मोन का प्रॉब्लम होता है। अभी यंग है, आप शांत से उनसे बात कीजिए। वो चिढ़ते हैं, वो गुस्से करते हैं, आप शांत होइए, और वो शांत कभी होता है उससे बातचीत किए, उसको बोलना बेटा आप ऐसा बिहेव नहीं करना। और ये बिहेवियर 7-8 साल होता है, बाद में वो भी शांत हो जाते हैं। और आपको हुआ था क्या? हमने बोला हाँ हम भी औरत है, हमें भी ऐसा हुआ था, हमारे बच्चे भी गुस्से करते थे। अभी मैंने ऐसा कभी बोलती हूँ ना, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैडम ऐसा क्या बाहर दिखते हैं, उनको भी ऐसा तकलीफ हुआ है, हे हमारा तो सिर्फ हमारा का तकलीफ नहीं है। वो हम धाड़स दे क्या देते हैं ना, वो भी समाज सेवा है। कितने लोग ऐसे भी बोलते हैं हमारे बच्चे ऐसा नहीं किया, बहुत अच्छा किया था, आपके बच्चे ऐसा क्या करते हैं, बोल दिया तो उनकी हिम्मत हारते हैं। इसीलिए किसी का वो दुख हमने सुनना चाहिए, और प्रिय वाक्य क्या बोलते हैं वो बोलना चाहिए, और सबको बोलना चाहिए दिस टू शैल पास। जरा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, एक और एक दिन वो चेंज होता है, ये भी एक समाज सेवा है। क्या बात है। अच्छे बात से हम कर सकते हैं, पैसा नहीं चाहिए, वो मन का एक निश्चय चाहिए कि हम लोगों को मदद करते हैं। आप दररोज 10 रुपया आप निकाल सकते हैं, एक बॉक्स कीजिए, वो बॉक्स में हर रोज 10 रुपए डालिए। ओके, एक साल में कितना होता है? 3650 रुपीज होता है। ये पैसा आप एक अनाथ आश्रम को, नहीं तो एक पशु संगोपन को ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं तो गौ माता को, किधर भी प्राणियों को आप देख सकते हैं। वो भी नहीं हो सकता है, ओके आप खाना पकाते हैं ना, उसमें 2 मुट्ठी चावल आप निकालिए और एक बर्तन में डाल के रखिए, एक महीने में कितना होता है उतना दान कर सकते हैं। क्या बात है, कर सकते हैं, लेकिन मन का वो निश्चय चाहिए, मैं, मेरी, मेरा, हमारा वो जगत नहीं, उसके साथ अलावा उनका भी देखना चाहिए। यही एक मानव का मूल धर्म होना चाहिए। मानव जन्म बहुत मुश्किल है मिलने का, मिलने के बाद इसका उपयोग करना चाहिए, सिर्फ हमारे कुटुंब के लिए नहीं। ओके, कुटुंब के उस पार लोग होते हैं, उनको भी मदद करना चाहिए। क्या बात है। यहाँ पर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? बरसात का सब गाने हिंदी फिल्मी में बहुत अच्छे हैं। अमिताभ बच्चन और मौसमी का एक गाना है, रिमझिम गिरे सावन, सुलग 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 जाए, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन, ला 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 पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल, ला 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 पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल, अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन, ला 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 ला। आजकल एक पैसे के पीछे भी लोग भाग रहे हैं बहुत ज्यादा, करियर को लेकर बहुत ज्यादा एक है, और उसके पीछे कुछ भी नहीं देखते हैं कि परिवार हो, खुद को भी शायद कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? मुझे लगता है कि बच्चों के बारे में मैं बोलती हूँ, बाद में करियर के बारे में बोलती हूँ। जी। आजकल लोगों को एक और नहीं तो 2 बच्चे होते हैं जी।
और दोनों पेरेंट्स का एक में वो लक्ष्य होता है, बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए, IIT को जाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका जाना चाहिए और विदेश जाना चाहिए, उसको बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए, इसीलिए ये क्लास डालो, वो क्लास डालो, एक क्लास डालो, ऐसा होता है। लेकिन बच्चों को ये टेंशन हो जाता है। अभी सबको एक सपना होता है, सब सपने सच नहीं होते हैं। अभी मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, हम नहीं हो सके। मैं बोलती हूँ, मेरा बच्चा है ना, उसको मैं मुंबई जैसा शहर में अपार्टमेंट बहुत छोटे होते हैं, उसमें एक छोटा कमरा करके अलग कमरा मुझे बच्चों को मैं देती हूँ। उनको हॉलीडे में सिंगापुर मलेशिया लेके जाती हूँ और उनके ऊपर इतना खर्च करती हूँ। समर कैंप में मुझे लोनावाड़ा लेके जाती हूँ, ये सब बोलती हूँ। लेकिन वो अच्छा करना चाहिए। आपके अपूर्ण स्वप्न है ना, वो बच्चे कर नहीं पाते, उनका भी एक लाइफ होता है। और आपने सुविधा देते हैं, ये माने नहीं वो अच्छा पढ़ते हैं। पढ़ने का इतना टेंशन आप करते हैं, कितना मार्क मिला, कितना मार्क मिला। अभी कितने कॉलेज में मैंने देखा है, पेरेंट्स आते हैं, हमारे लड़के को ये पेपर लेके इतना नहीं मिला, इतना क्यों मिलना था, ऐसा सब। ऐसा नहीं करना। आप ऐसा बच्चे के ऊपर टेंशन डाल दिया तो वो अच्छा नहीं करते हैं। चलो उनको छोड़ दीजिए, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एवरीबडी हैज टू रन देयर ओन मैराथन। आपका मैराथन आपका बच्चा नहीं पूरा कर सकेगा, और उसके ऊपर आप दबाव नहीं डालना। बोलना बच्चा देखो, अच्छा पढ़ना, अच्छा कंपनी में रहना, अच्छा वैल्यू सिस्टम करना, पढ़ना और बाहर जाके खेलना, ओके, और एक्स्ट्रा पढ़ना। और माता जी को मैं बोलती हूँ कि सिर्फ करियर नहीं, यू मस्ट स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन। आप करियर कर सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं नहीं करना, लेकिन घर आने के बाद बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करना। ऐसा नहीं कि बस बच्चों को हम कंप्यूटर दिलवाया और एक बेडरूम किया और एक साइकिल दिया, कार दिया, हॉलीडे को इधर लेके गया, वो सब तरीका नहीं कि बच्चों को हमने बहुत अच्छा शिक्षण दिया। इसके अलावा मैं बोलती हूँ बच्चों के साथ बैठना। अरे बेटा क्लास में क्या हुआ, अरे बेटी आपको क्या पसंद है और आपके प्रॉब्लम्स क्या है, और कंपेयर नहीं करना। अरे बगल वाली लड़की को देखो, उनके लड़की 99 के लिए आप 97 किया, अच्छा नहीं है। अरे बगल वाली खोली के लड़की को देख के अब क्यों दुख होते हैं। ऐसा तुलना कभी करते हैं ना, वो अशांति का मूल मंत्र होता है। इसीलिए आपका बच्चा वो अलग है और उसको क्या पसंद है ना पसंद है वो अलग है। सब इंजीनियर डॉक्टर विदेश गया तो भी आराम से रहते हैं, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत है, लेकिन दबाव डालने से वो अच्छा करते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मैं बोलने के और सब में उतनी क्षमता हो ये जरूरी भी नहीं है। हो नहीं सकता है। मे बी आई एम नॉट बी वेरी गुड इन इंजीनियरिंग, आई मे नॉट बी गुड सिंगर। अरे कुछ भी हेरिडिटरी नहीं है, एक ही हेरिडिटरी है जग में, वो रोग। आपको डायबिटीज है, बच्चों को आता है, ओके, वो हेरिडिटरी है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आपको बच्चा अच्छा स्टूडेंट होता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। और किस तरीके के गीत आपको पसंद है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। वो पुराना नहीं है लेकिन ट्यून वाइज मुझे अच्छा लगा है। बारी बरसे खटन प्यासे। अच्छा, मुझे ये गाना, पंजाबी गाना बहुत पसंद है। मेरे लड़की की शादी में हमारे संबंधी लोग यही गाना गाए थे, बारी बरसे खटन पिया से, खट के ले आया, खट के लिया। बैंड बाजे बारात में है। बारी बरसे खटन गया से, खट के ले आंधी कौन, दूल्हे का ताया ट्विस्ट करे, वाइब्रेट हो मोटी टोन। बारी बरसे खटन गया से, खट के ले आंधा हजूर, दुल्हन की ताई बोल्ड बड़ी चैलेंज करे मंजूर। कि मैं फिलता करती, कि मैं फिलता करती थी, नचे गाना गाई, कि मैं फिलता करती थी, नचे गाना गाई, कि मैं फिलता करती थी। बारी बरसी खटन गया से, खट के ले आंधे तेवर, पांच पाए नोटी नोटी से दुल्हन के देवर, दुल्हन के देवर, दुल्हन के देवर। बारी बरसी खटन गया से, खट के ले आंधे डाली, देख के उनको नाक सिकोड़े जो दूल्हे की साली। मैं फिरता करती, कि मैं फिरता करती थी, नचे देवर साली, कि मैं फिरता करती थी, नचे देवर साली, कि मैं फिरता करती थी। Che pari come non ce le vedi,
शावा 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 नच लेवे मुझे बारी कमा नच लेवे वाली दुनिया दे कानो की उमारे नच करवे मुझे बारी कमा नच लेवे शावा 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 नच लेवे मुझे बारी कमा नच लेवे रत शक न दिया यार देख ले न सारे भारी वर्षी कटन गया सी सब्र जरा सा कीजे टर्न द टेबल बेस बढ़ा चल चलती मुए दी जगना बुलता सजदी हिप हॉप द टस्काली जगना बुलता सजदी जब नाच न जावे दी जगना बुलता सजदी भारी वर्षी कटन गया सी खट के ले आंधी चाबी देख शकीरा जैसे ठमके ले दूल्हे की भाभी भारी वर्षी कटन गया सी खट के ले आंधा पीछा स्टाइल में जैसे डिस्को करता वे दुल्हन का जीजा मैं करता सकती जीजा भाभी मॉरल वैल्यूज की आप बराबर बात कर रही हैं, तो क्या लगता है कि क्या मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए बच्चों में, संस्कार और ये वो जो भी चीज होता है, कैसा? लेकिन क्या होता है वो गांव में जरा मिडिल लेवल गांव में जरा अच्छा पालन पोषण होता है। बड़े शहर बम्बई जैसे शहर में मालूम नहीं होता है कौन क्या है और उनका पियर्स क्या है और उनके फ्रेंड्स कौन होते क्या बोलते हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम उनके साथ हम रह गए तो मालूम हो जाता है। मालूम होगा। और बच्चों को मॉरल वैल्यूज के साथ हम वो सिखाना चाहिए, हम भी ऐसा मॉरल वैल्यूज फॉलो करते हैं। वैल्यूज हम बता सकते हैं लेकिन वैल्यूज हम फॉलो करते हैं वो बताते हैं। कहते हैं ना बच्चों को सिखा नहीं सकते, बच्चे जो हमें देखते हैं वही करते हैं, तो हमें वही करना होगा। हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं संदेश देने के लिए मैं एक गुरु नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं क्या बोल सकती हूँ, इतना ही बोल सकती हूँ कि जीवन एक बार ही मिलता है और अच्छे से संभाल के आप जीना, दुर्व्यसन को नहीं जाना, वो आपको खराब करता है, आपका स्वास्थ्य खराब करता है। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इक्वली गुड एज फिजिकल हेल्थ, इसीलिए योगा, शांत चित्त और संतुलन आहार और व्यायाम और क्या मिलता है जरा संतुष्ट का जीवन करना। ये मैं बोल सकती हूँ कि कंपैरिजन करना और कभी भी सबसे रूठना और अधिकार दिखाना ये परमानेंट नहीं है। भगवान बुद्धा बोलता है लाइफ में ये सब अनिश्चित है, क्या है उसमें ही हम आनंद से और अच्छे से रहना चाहिए, ये मैं बोल सकती हूँ। आपके दामाद के यूके के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको किस तरीके का व्यवहार मिलने लगा या क्या परिवर्तन आपको लग रहा है लाइफ में? वो यूके में उनके वो काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पदवी आते हैं पदवी जाते हैं, मैं बहुत वो ये नहीं करती हूँ, उसका कदर नहीं करती हूँ। होते हैं पॉलिटिक्स में पदवी मिलते हैं नहीं मिलते, वो कभी भी हमारा दामाद ही है ना, उतना बराबर है। ये है सुधा मूर्ति जी, सरल सहज, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ये हमें लगता है लगभग आपकी जितनी भी बातें हैं वो सभी संदेश है हम सब के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। धन्यवाद श्रोताओं, धन्यवाद। विविध भारती आप कितना सुनती हैं? वो बहुत मुझे प्यारी है, शुरू से मैं विविध भारती, पर्टिकुलरली AIR विविध भारती बहुत अच्छा क्वालिटी है, आजकल बहुत इम्प्रूव भी हुआ है, इसीलिए मुझे गाना अच्छे लाते हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। मैं हर रोज सुनती हूँ, वॉकिंग कभी जाती हूँ उस समय मैं सुनती हूँ। और मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ लेकिन पैशनेट हूँ मेरे काम के ऊपर। कोई पैशनेट होता है वो अच्छा कर सकता है, उतना ही बोल सकती हूँ। धन्यवाद। मेरे हिंदी में कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे उतना हिंदी अच्छा नहीं आता है, लेकिन मेरा इरादा अच्छा है वो बोल सकती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुप्रसिद्ध समाज सेविका एवं लेखिका सुधा मूर्ति से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत आप सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग HR पाटले का था। कार्यक्रम का संयोजन किया तेजश्री कांबले ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। आज के मेहमान।